अपने स्वीट और प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से हम मैदान में हाजिर हैं। हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोगों का टॉपिक वान डर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अपने पास HCl मॉलिक्यूल हो तो हम लोग जानते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा होती है, तो वो साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता रहता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है। और इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में अब एक डाइपोल काम कर रहा है। मतलब मॉलिक्यूल का एक पोल निगेटिव है, दूसरा पोल पॉजिटिव है। तो अगर एक सिंपल वे में लिखे तो हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल है। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें अगर डाइपोल मोमेंट काम कर रहा है या उसमें डाइपोल है तो हम लिख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, उसका एक हिस्सा उस पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हिस्सा उस पर थोड़ा सा निगेटिव चार्ज। मतलब इधर इलेक्ट्रॉन थोड़े कम है, इधर इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा है। जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रॉन थोड़े कम होंगे, जहां निगेटिव चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा होंगे। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़े कम और यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा है। अब ऐसा ही जब दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आएगा जिस पर एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एंड पर निगेटिव चार्ज, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो पहले मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है दूसरे मॉलिक्यूल के निगेटिव एंड के साथ थोड़ा अट्रैक्शन बनाने लगता है या बना लेता है। इस अट्रैक्शन को हम नाम दे सकते हैं डाइपोल इंटरैक्शन। इस पर भी डाइपोल है, इस पर भी डाइपोल है, तो दोनों में ही डाइपोल है और डाइपोल के बीच में कुछ हो रहा है, कुछ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो इस फोर्स को नाम दे देते हैं डाइपोल इंटरैक्शन। और ऐसा सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं हो। जैसे मान लो हम लोगों ने एक सॉलिड या लिक्विड या गैस कोई भी कंपाउंड लिया, तो मान लो हम एक लिक्विड को ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो लिक्विड का अगर एक ड्रॉप भी तुम लेते हो तो मॉलिक्यूल्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि एक ड्रॉप लिक्विड के अंदर अरबों खरबों से भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। बहुत छोटे छोटे अरबों खरबों से भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ कैसे हैं? जरूर उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा। तो बहुत बार ये डाइपोल अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता रहता है। तो एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ा, दूसरे मॉलिक्यूल ने तीसरे मॉलिक्यूल को पकड़ा, तीसरे मॉलिक्यूल ने चौथे मॉलिक्यूल को पकड़ा, और ये चेन चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। और इस तरह से सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़े रहेंगे और एक साथ रहेंगे। अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स सॉलिड स्टेट में रहना पसंद करेंगे। मॉलिक्यूल्स एक साथ एक दूसरे को इतनी जोर से पकड़ लेंगे कि कोई हिल डुल नहीं पाएगा, कोई भी अपनी जगह छोड़ करके भाग नहीं पाएगा। मान लो 10-15 लोग हैं और सबने एक दूसरे को बड़े जोर से पकड़ रखा है, कोई एक दूसरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं है, तो एक दूसरे की वजह से वो लॉक हो चुके हैं, कहीं भाग नहीं पाएंगे। तो अगर मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को बहुत जोर से पकड़ लिया है तो सॉलिड स्टेट। थोड़ा कम फोर्स से पकड़ा है कि निकल करके थोड़ा इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा दूर जाएंगे फिर कोई और उनको पकड़ लेगा, फिर थोड़ा दूर जाएंगे तो कोई और उनको पकड़ लेगा। तो उस बाउंड्री के अंदर इधर उधर घूमते रहेंगे, लेकिन बाउंड्री को छोड़ करके बाहर नहीं भाग सकते। तो ऐसे में हम बोलेंगे लिक्विड स्टेट है। और फोर्स बहुत ही कम है, मतलब मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली जहां मर्जी वहां आए वहां जाए, वो एक दूसरे को परेशान नहीं करते। थोड़ा बहुत अट्रैक्ट जरूर करते हैं लेकिन एक दूसरे को कहीं आने जाने से रोकते नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में गैसियस स्टेट होता है। तो हमारे पास जो सब्सटेंसेज होते हैं वो मेनली यही तीन स्टेट में रहते हैं, या तो सॉलिड स्टेट, या तो लिक्विड स्टेट, या तो गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड स्टेट में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, गैसियस स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम हो जाएगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से डेवलप होता है? तो कई तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। उसमें से एक तरीका ये है डाइपोल इंटरैक्शन। एक मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह से काम कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल ये भी डाइपोल की तरह से काम कर रहा है। इसके पॉजिटिव एंड ने इसके नेगेटिव एंड को, फिर इसके पॉजिटिव एंड ने अगले वाले के नेगेटिव एंड को, फिर इसके पॉजिटिव एंड ने अपने से अगले वाले के नेगेटिव एंड को पकड़ रखा है। और इस तरह से इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ तो सॉलिड, थोड़ा कम हुआ तो लिक्विड, थोड़ा और कम हुआ तो गैस। तो ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। डाइपोल इंटरैक्शन कब काम करेगा? जब मॉलिक्यूल में डाइपोल हो। लेकिन ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें डाइपोल नहीं होता है, उनके लिए क्या? तो जैसे मान लो हम
Cl और Cl2 को पास लाए, मतलब HCl गैस है, क्लोरीन गैस है, दोनों को मिक्स कर दे, क्या दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? तो HCl में क्या है, क्लोरीन पर है डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पर है डेल्टा प्लस, और यहाँ क्या है, इसमें कहीं कोई डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस नहीं है, क्योंकि दोनों ही एटम्स एक जैसे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई अंतर हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर नहीं है तो न तो कोई प्लस न तो कोई माइनस, ध्यान देना, न तो कोई प्लस न तो कोई माइनस। तो अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो पोलर है, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, दूसरा मॉलिक्यूल है नॉन पोलर है, इसमें कहीं कोई प्लस माइनस है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन होगा? तो अभी तक तो देखने से यही समझ में आ रहा है कि इस पर प्लस माइनस है, उस पर नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सही भी है, अगर ऐसा ही सिचुएशन रहेगा तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की थोड़ी कमी है। पॉजिटिव इंड मतलब इलेक्ट्रॉनों की थोड़ी कमी है, निगेटिव इंड मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा है। तो जब ये मॉलिक्यूल इसके पास घूमता टहलता आएगा तो अभी क्या है, इसमें सब तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर अमाउंट से, जितना इलेक्ट्रॉन इधर है उतना इलेक्ट्रॉन इधर, सब तरफ इलेक्ट्रॉन जो है बराबर अमाउंट में घूम रहे हैं, न कहीं कम न कहीं ज्यादा। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल पास आएंगे तो इसका पॉजिटिव इंड, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इसके इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। तो खींचना शुरू करेगा तो रिजल्ट क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ज्यादा हो जाएंगे, इधर से थोड़े कम कर देते हैं, ठीक, और इधर की तरफ थोड़े इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम। जिधर इलेक्ट्रॉन कम होगा उधर पॉजिटिव चार्ज, और जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उधर नेगेटिव चार्ज। तो इसके पास तो अपना परमानेंट डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल है, लेकिन इसकी वजह से इसके ऊपर भी डाइपोल आ गया। जैसे एक मैग्नेट हो, चुंबक, उसके बगल में लोहे का कोई टुकड़ा रख दो तो वो लोहे का टुकड़ा भी चुंबक के जैसा काम करने लगता है, वो भी मैग्नेट के जैसा काम करने लगता है। तो लोहे का टुकड़ा भी मैग्नेट हुआ नहीं है, लेकिन मैग्नेट के बगल में रखा हुआ है, इसीलिए उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई हैं। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। किसी चीज में कोई चीज इंड्यूस कर देना। जैसे हम खाना खा रहे हैं और तुम्हें भूख नहीं भी लगी थी, लेकिन हमें देख करके तुम्हें भूख लगने लगी कि ये बंदा बढ़िया बढ़िया चीज खा रहा है, हमें भी मिल जाता तो मजा आ जाता। तो इसको बोलते हैं इंडक्शन होना, इंड्यूस होना, प्रेरित होना किसी चीज को देख करके। उसको देखा और मुझे भी फील होने लगा। तो इसके पास डाइपोल था और इसमें डाइपोल आ गया, इसकी वजह से इसमें डाइपोल आ गया, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो जब एक पोलर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर, ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर, इसमें कोई डाइपोल नहीं है, लेकिन जब ये दोनों पास आएंगे तो इसकी वजह से इसमें डाइपोल काम करने लगेगा और वो इंड्यूस्ड डाइपोल है। जब ये दूर चला जाएगा तो इसका ये इंड्यूस्ड डाइपोल भाग जाएगा। तो जब तक ये इसके पास रहेगा इसमें डाइपोल रहेगा, जब ये दूर भाग जाएगा तो इसका भी डाइपोल खत्म हो जाएगा। और इस डाइपोल की वजह से अब इसके पॉजिटिव इंड और इसके नेगेटिव इंड में अट्रैक्शन होगा ही होगा। तो इस तरह के अट्रैक्शन को हम लोग नाम देते हैं डाइपोल, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल डाइपोल नहीं था, लेकिन इसकी वजह से उसमें डाइपोल आया, तो इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन इसे कह देते हैं। इसी तरह से अब मान लो अपने पास दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एक ब्रोमीन है, दूसरा भी ब्रोमीन है। न तो इसमें कोई डाइपोल है, न तो इसमें कोई डाइपोल है, यहां पर भी कोई डाइपोल नहीं, वहां पर भी कोई डाइपोल नहीं। क्या इन दोनों के बीच में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? क्या यहां पर भी कुछ फोर्स लगता है? आंसर देखने से तो लग रहा है कि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, न इधर कुछ प्लस माइनस है, न उधर कुछ प्लस माइनस है, तो फोर्स कहां से आएगा? लेकिन यहाँ पर भी फोर्स आ जाता है। ये मॉलिक्यूल कैसा है? अभी इसमें सब तरफ इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, कहीं कम ज्यादा नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन इधर उतने इलेक्ट्रॉन इधर। जैसे हम लोग संभल करके चलते हैं, तो एक बार दायां पैर आगे बढ़ाते हैं, फिर एक बार बायां पैर आगे बढ़ाते हैं, फिर दायां पैर, फिर बायां पैर, फिर दायां पैर, फिर बायां पैर, आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हम बैलेंस्ड वे में जितना दायां पैर आगे ले जाते हैं उतना ही बायां पैर आगे ले जाते हैं, जितना दायां पैर आगे फिर ले जाते हैं, फिर से बायां पैर से उतना ही चलते हैं, एकदम बैलेंस्ड और अच्छे से चलते चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि रास्ते में कुछ पत्थर वगैरह मिल गया, तुम्हें ठोकर लग गई, नहीं भी ठोकर लगी तो पैर में मसल्स वगैरह ही है, हड्डियां वगैरह ही है, कभी कभी उनमें भी इधर उधर कुछ चीजें हो जाती है, तो तुम्हारा पैर लड़खड़ा जाता है।
तो अब दायां और बायां पैर का जो बैलेंस था वो बराबर नहीं रहता, एक ज्यादा एक कम हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में तुम गिरने लगते हो, हालांकि अगले ही मोमेंट तुम संभलने की कोशिश करते हो, संभल करके फिर से खड़े हो जाते हो, लेकिन थोड़ा सा तो डिस्टर्ब हुआ ना। तुम अच्छे से चल रहे थे, डिस्टर्ब हो गए, तुम लड़खड़ा गए, तुम गिरने वाले थे, लेकिन फिर संभल गए। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन अभी तो सब जगह एक जैसा है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन चलते चलते थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए और एक तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम हो जाए, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा हो जाए। इसको बोलेंगे टेम्पोररी डाइपोल। टेम्पोररी डाइपोल, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, इसमें कोई डाइपोल नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा धक्का लग गया, डिस्टर्ब हो गया, अंदर थोड़ा हड्डी वड्डी इधर उधर खिसक गई, तो जो इलेक्ट्रॉन सब तरफ एक जैसे बराबर रूप से फैले हुए थे, अब एक तरफ कम, उधर पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ ज्यादा, उधर थोड़ा निगेटिव चार्ज, ये टेम्पोररी डाइपोल है, या फिर इसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस बहुत ही टेढ़ा वर्ड है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल मतलब बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब लिखने जाओ तो इसमें इतनी बार टी और एन आने लगते हैं कि सब गड़बड़ होने लगता है। तो टेम्पोररी डाइपोल और या फिर उसी को इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहोगे। अब इसके बगल में कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें कोई डाइपोल नहीं है, ठीक, इसमें डाइपोल आ गया है, टेम्पोररी है लेकिन डाइपोल है, बगल में मॉलिक्यूल है उसमें भी किसी तरह का कोई डाइपोल नहीं है, इसकी वजह से इसमें डाइपोल आ जाए, ये इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा खींचना शुरू कर दे, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा माइनस, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन कम, डेल्टा प्लस, ये इंड्यूस डाइपोल है। और फिर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा जिसे तुम नाम दे सकते हो इंस्टेंटेनियस, जो इसका नाम है वो रख दो, इंस्टेंटेनियस डाइपोल डैश इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन या इंटरैक्शन, जो भी तुम कहना चाहो कह सकते हो। तो इस तरह से तुम देखोगे कि जो मॉलिक्यूल्स जिनमें कहीं कोई डाइपोल नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें भी डिस्टरबेंस हुआ, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, फिर इसकी वजह से दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल बन गया और दोनों के बीच में अट्रैक्शन काम करने लगा, जैसे कि ब्रोमीन और ब्रोमीन के दो मॉलिक्यूल्स, इसमें कोई डाइपोल नहीं, इसमें कोई डाइपोल नहीं, लेकिन फिर भी जो है दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और ब्रोमीन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ब्रोमीन जो है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो अगर तुम देखोगे तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, क्या लिख दिया, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में कोई डाइपोल नहीं होना चाहिए। तो अगर डाइपोल नहीं होगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा तो कभी ये सॉलिड और लिक्विड नहीं बन सकते, हमेशा गैसियस स्टेट में रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन को भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये हम हाइड्रोजन लिखना चाहते थे HH, हाइड्रोजन को भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। आयोडीन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर सॉलिड होता है, ब्रोमीन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर लिक्विड होता है, क्लोरीन जो है वो गैस होता है, लेकिन हम इसको भी चाहे तो गैस से लिक्विड में बदल सकते हैं, ये होता ही लिक्विड है, ये सॉलिड होता है, ये दोनों गैसेज है, लेकिन टेम्परेचर वगैरह को रेगुलेट करे, ठंडा करते चले जाए और प्रेशर अप्लाई करे तो इनको भी लिक्विड में बदला जा सकता है। मतलब इनके बीच में फोर्सेज हैं, अट्रैक्शन फोर्सेज है, और फोर्सेज कहां से आ रहे हैं कि पहले मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, थोड़ा एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, उसमें टेम्पोररी डाइपोल बन जाएगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, फिर इसकी वजह से दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस होगा, फिर दोनों एक दूसरे को पकड़ेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, और उस अट्रैक्शन को नाम हम दे रहे हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन या अट्रैक्शन। तो तीन तरह के डाइपोल वाले अट्रैक्शन हमने देखे। पहला हम लोगों ने देखा डाइपोल डाइपोल, मतलब एक डाइपोल है दूसरा भी डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। दूसरा हम लोगों ने देखा कि एक मॉलिक्यूल में डाइपोल है लेकिन दूसरे में डाइपोल नहीं था, तो इसकी वजह से इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाएगा और दोनों के बीच में इंटरैक्शन। और तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि पहला मॉलिक्यूल उसमें कोई डाइपोल नहीं है, लेकिन किसी तरह से इंस्टेंटेनियस डाइपोल आया
मतलब किसी तरह से टेम्पोररी डाइपोल बना, फिर उसकी वजह से दूसरे मॉलिक्यूल में भी डाइपोल इंड्यूस हुआ और फिर इन दोनों के बीच में कुछ इंटरैक्शन हुआ जिसको हम नाम दे रहे हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। तो ये तीन तरह के डाइपोल डाइपोल टाइप के इंटरैक्शन या अट्रैक्शन फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करते रहते हैं और इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे को पकड़ करके एक दूसरे के साथ रहते हैं। फोर्स ज्यादा होगा तो सॉलिड स्टेट में रहेंगे, इसीलिए कुछ चीजें सॉलिड स्टेट में होती हैं। फोर्स कम होगा लिक्विड स्टेट में होंगे, कुछ चीजें लिक्विड स्टेट में रहती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। फोर्स बहुत कम होगा तो वो गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। और इन्हीं तीनों फोर्सेस को कंबाइंड रूप से हम लोग वान डर वाल्स फोर्स भी कहते हैं। ठीक, वी स्मॉल लिखते हैं, डी स्मॉल लिखते हैं, डब्ल्यू कैपिटल लिखते हैं और वान डर वाल्स, ये इसका सही स्पेलिंग और सही तरीका है, वान डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। और इन फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ करके रखते हैं। ये जो लास्ट वाला कैटेगरी है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, इसे एक नाम और देते हैं, वो भी हम लिख देते हैं। इसे हम लोग डिस्पर्शन फोर्सेस या फिर एक और नाम देते हैं लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। जिन लोगों ने खोजा है उनके बेसिस पर कोई बंदा रहा होगा जिसका नाम जो है लंदन टाइप का रहा होगा और उसी के नाम के बेसिस पर उसका नाम रख दिया है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन या फिर इसी को डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स भी कहते हैं। इन सब को कंबाइनली जो है एक कैटेगरी में डाल देते हैं वान डर वाल्स फोर्सेस। और वैसे तो ये फोर्सेज बहुत वीक होते हैं, इनमें बहुत स्ट्रेंथ नहीं होता। जैसे नॉर्मल हम लोग देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो गया, एक पर प्लस आया एक पर माइनस आया, आयनिक बॉन्ड बन गया जैसे NaCl। तो उन बॉन्ड्स की तुलना में ये फोर्सेज बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन बहुत कमजोर होने के बावजूद मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखने में हेल्पफुल होते हैं और उसकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स सॉलिड स्टेट में रहते हैं, कुछ लिक्विड में रहते हैं और कुछ गैसियस स्टेट में रहते हैं। और ये जो फोर्सेज होते हैं दे आर प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट के जो है ये प्रोपोर्शनल होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा ये फोर्सेज उतना ज्यादा होंगे। जैसे हम लोग फ्लोरीन का एग्जांपल ले लें, क्लोरीन का एग्जांपल ले लें, ब्रोमीन का एग्जांपल ले लें, आयोडीन का एग्जांपल ले लें, तो ये दोनों गैसेज हैं। ब्रोमीन लिक्विड है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं। वैसे तो तुम टेम्परेचर प्रेशर घटा बढ़ा करके किसी भी चीज को सॉलिड लिक्विड गैस में बदल सकते हो। सॉलिड है गर्म कर दिया लिक्विड हो जाएगा, और गर्म कर दोगे गैस हो जाएगा, गैस है तो ठंडा करोगे लिक्विड बनेगा, और ठंडा करोगे सॉलिड बनेगा। बट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अगर तुम देखोगे तो फ्लोरीन और क्लोरीन गैसियस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम पीरियोडिक टेबल में नीचे बढ़ोगे एटम्स का वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल का वजन बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो फोर्सेज ज्यादा काम करेंगे, और फोर्सेज ज्यादा काम करेंगे तो सॉलिड, थोड़ा कम हुआ तो लिक्विड, और कम हुआ तो गैसेस। इसके अलावा हम लोगों को थोड़ी बात जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी करनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काफी कुछ डाइपोल डाइपोल के जैसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशनल फीचर्स है। जैसे अगर हम पानी के एक मॉलिक्यूल को देखें तो पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरह से बॉन्ड्स होते हैं। ऑक्सीजन बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या है, हाइड्रोजन को बड़ा परेशान करता है। इसकी वजह से हाइड्रोजन पर बड़ा सा डेल्टा प्लस, इस हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस, और ऑक्सीजन पर तुम दो बार डेल्टा माइनस लिख सकते हो। इस पर डेल्टा प्लस, इस पर डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस। ये हाइड्रोजन काफी परेशान है, इसके साथ साझेदारी तो कर लिया है, बॉन्ड तो बना लिया है, लेकिन बॉन्ड बनाने के बावजूद ये काफी परेशान है। ऑक्सीजन जो है बार बार इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच करके उसको परेशान करता रहता है। तो अगर इस हाइड्रोजन को मौका मिलेगा, जैसे पानी का एक दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आ जाए, तो ये हम प्लस माइनस सब हटा देते हैं ताकि चीजें क्लियर है। इतना तो अब तुम समझते ही हो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो पानी का जब दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आएगा, हम इसको थोड़ा सा और इस तरह से रोटेट कर देते हैं ना, तो इसके पास भी लोन पेयर्स होंगे, इसके पास भी हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो होगा क्या
इसका हाइड्रोजन ये इतना ज्यादा परेशान है इस ऑक्सीजन से कि अब ये इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, और इस अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्पेशली क्या होता है, जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हो और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ठीक, जनरली इन्हीं तीन एलिमेंट्स के साथ। अगर हाइड्रोजन को तुमने फ्लोरीन के साथ जोड़ रखा है, ऑक्सीजन के साथ जोड़ रखा है, नाइट्रोजन के साथ जोड़ रखा है, तो ये तीनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और नाइट्रोजन लगभग थर्ड पोजीशन पर आएगा ही आएगा। तो ये तीनों छोटे छोटे एटम्स हैं, ध्यान देना, छोटे हैं, और दे आर वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बहुत छोटे हैं और बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनका साइज स्मॉल है एंड दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक। और ये करते क्या है, अपने स्मॉल साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉनों को बहुत जोर से अपनी तरफ खींचते हैं, और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसके आसपास कोई भी मॉलिक्यूल वगैरह आएगा जिसके पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। भूख लगेगी तो कुछ न कुछ करेगा ना, तो इसने इसका पूरा खाना खींच करके खुद खा लिया, और उसको भूख लगी है तो उधर से लोन पेयर खींचना शुरू करेगा, और इसी अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मेरे को दो मॉलिक्यूल्स चाहिए। एक मॉलिक्यूल ऐसा रहे जिसमें इस तरह का बॉन्ड रहे, या तो F के साथ H रहे, या तो O के साथ H रहे, या फिर N के साथ H रहे, ठीक। और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा रहे जिसमें लोन पेयर रहे, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और उस अट्रैक्शन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो पानी के मॉलिक्यूल में हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है, O और H के बीच में बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन बड़ा परेशान है। पानी का दूसरा मॉलिक्यूल जब आएगा तो इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर को ये अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल भी होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन काफी डायरेक्शनल भी होता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से तब बनेगा जब ये लोन पेयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एक सीध में आ जाए, तो ये आमने सामने बिल्कुल आएंगे। अब जैसे मान लो हाइड्रोजन इधर है और लोन पेयर इधर, लोन पेयर जो इस डायरेक्शन से आ रहा है, सपोज एक पानी का मॉलिक्यूल ऐसे बना दे, ये लोन पेयर इसके पास भी है, ठीक, लोन पेयर इसके पास भी, दोनों इसके पास आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन सही नहीं है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है थोड़ी डायरेक्शनल भी होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से काफी स्ट्रांग होता है, या फिर वान डेर वाल्स फोर्सेस की तुलना में काफी स्ट्रांग होता है, क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्सेस में होता क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। पहले तो वहां पर जो वान डेर वाल्स फोर्सेस हम लोग देख रहे थे उसमें कोई डायरेक्शन नहीं, बस प्लस है माइनस है, किधर से भी आएगा, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो ही जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डायरेक्शन है, साथ ही साथ ये ऑर्बिटल, ये लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में है, ये हाइड्रोजन जिस ऑर्बिटल में है, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होता है। इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा मजबूत होता है, ठीक। बड़ा सा प्लस है, हाइड्रोजन पर काफी सारा प्लस है, और काफी सारा प्लस होने की वजह से वो जोर से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब काम करेगा, पहले ये अपने को क्लियर होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड काम करने के लिए मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिसमें FH हो, OH हो या NH हो। साथ ही साथ उसके पास में जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा उसके पास लोन पेयर हो, और दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे पढ़ेंगे, CH3CH2OH, ठीक। क्या ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? तो इसमें O है और H है, ठीक। और पानी के मॉलिक्यूल में क्या है, पानी के मॉलिक्यूल में भी O है और H है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो इसका हाइड्रोजन इसके लोन पेयर से और इसका हाइड्रोजन इसके लोन पेयर से, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों के बीच में बन सकता है कि नहीं, तो बन सकता है, यस। अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है CH3OCH3, क्या ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? तो इसके पास O के साथ H नहीं है, ध्यान देना, लेकिन O के पास लोन पेयर है, और पानी के मॉलिक्यूल के पास क्या है, H है, O के साथ H है। तो इसके हाइड्रोजन और इसके लोन पेयर के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा।
तो हम लोगों को इसी चीज को अच्छे से समझना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब एक मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें FH हो, OH हो या NH हो, और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें लोन पेयर। दोनों के पास H होना जरूरी नहीं है, दोनों के पास H रहेगा, जैसे दोनों के पास H है तब भी चल जाएगा, इसके पास भी H है उसके पास भी H है तब भी चल जाएगा, लेकिन कंडीशन जो राइट कंडीशन है, दोनों के पास H की जरूरत नहीं है। एक के पास H है दूसरे के पास लोन पेयर है तब भी बन जाएगा। दोनों के पास H है दोनों के पास लोन पेयर है तब तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर एक के पास H और एक के पास लोन पेयर है तो भी बनेगा। और H कैसा, ऐसा वैसा H नहीं, F के साथ H, O के साथ H, N के साथ H। तो यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम कहते हैं डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर, तो डाइमिथाइल ईथर का एक मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, तो इसका हाइड्रोजन इसके लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें दोनों के पास हाइड्रोजन नहीं है, एक के पास हाइड्रोजन एक के पास लोन पेयर है। यहाँ क्या है, दोनों के पास हाइड्रोजन, इसमें भी O के साथ H, इसमें भी O के साथ H। तो इसका हाइड्रोजन उसके लोन पेयर से, उसका हाइड्रोजन इसके लोन पेयर से, इसमें दो तरफा हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, इसमें एक ही तरफा बनेगा, एक इसका हाइड्रोजन हमेशा उसी के लोन पेयर से बनाएगा, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ क्या डाइमिथाइल ईथर, हमारे पास प्योर डाइमिथाइल ईथर हो, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? तो हम बोलेंगे इसमें ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। ध्यान देना, ऑक्सीजन है बट देयर इज नो हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन। तो ये इसके दो मॉलिक्यूल्स जैसे पास में आ जाए, क्या ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें न तो O के साथ H इसमें है, नहीं तो O के साथ H इसमें है। सारा हाइड्रोजन यहाँ C के साथ है, यहाँ भी सारा हाइड्रोजन C के साथ है। OH इसमें भी नहीं है, OH इसमें भी नहीं है, तो दो मॉलिक्यूल जब पास में आएंगे तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है? काफी 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 ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे हम लोग HF, HCl, HBr और HI, इन चारों का बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे तो हम देखेंगे इन तीनों में, ठीक, इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट नीचे की तरफ इंक्रीज करेगा। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट नीचे की तरफ इंक्रीज करेगा। इसे हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हम कहेंगे जब नीचे की तरफ आओगे तो वान डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाएगा। क्लोरीन की तुलना में ब्रोमीन हैवी होता है, क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है 80, आयोडीन का एटॉमिक वेट होता है 127। तो मॉलिक्यूल्स हैवी होते जा रहे हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वान डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उनको अलग करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा टेम्परेचर पर आएगा। तो इसकी तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा। या अगर पीछे जाकर के देखें तो इसकी तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट और कम, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ H और F साथ में है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट है। इन चारों में इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। ये तो समझते हो ना कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में होते हैं। नीचे की तरफ मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट इधर की तरफ बढ़ रहा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चारों के बॉइलिंग पॉइंट का क्रम क्या हुआ? HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI और सबसे ज्यादा HF। इसी तरह से एक और एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, ये पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में है। एटॉमिक वेट नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ऑक्सीजन H2O, सल्फर H2S, सेलेनियम H2Se, टेल्यूरियम H2Te बनाता है। अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो फिर से वही बात है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इन तीनों में वान डर वाल्स फोर्सेस है। ठीक, वान डर वाल्स फोर्सेस, वान डर वाल्स फोर्सेस। और वान डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ते हैं। तो इन तीनों में अगर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे की तरफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करेगा,
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ये वान डेर वाल्स फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होना चाहिए था, लेकिन इसका है। तो अगर क्रम देखें तो H2S से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2SE का, H2SE से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2TE का, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2O का। तो जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जो चीजें पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है वो पानी में आसानी से डिसॉल्व हो सकती है। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जाएंगे तो हम लोग अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH, एक एक कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं। इसको कहोगे मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। उसके नीचे वाले को नाम दोगे इथाइल अल्कोहल, उसके नीचे वाले को नाम दोगे प्रोपाइल अल्कोहल। नाम न भी अभी याद हो पाए तो कार्बन की संख्या एक एक बढ़ रही है, ये माइंड में रखो। ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इन सभी में क्या है, ये OH ग्रुप देखो, तो इनको इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं ROH। R मतलब कार्बन चेन और OH मतलब वही अल्कोहल। तो O के साथ जब H है तो ये H क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो ये पानी में आसानी से मिक्स हो जाएगा और पानी में घुल जाएगा। तो तुम देखोगे कि कार्बन चेन जितना बड़ा हो जाएगा उतना कम घुलेगा, और कार्बन चेन जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा घुलेगा। रीजन साफ है, क्योंकि कार्बन ये सब हाइड्रोजन पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। ये पानी में जाना चाहता है तो अपने साथ इसको भी लेकर के जाएगा। जैसे अगर हम पास जा रहे हैं पार्टी में, अब तुम भी हमारे साथ बैठे हुए हो, तो अब मन हो ना हो लेकिन अब हम जा रहे हैं तो तुमको भी कहेंगे चलो यार तुम्हें भी ले चलते हैं, तुम भी चलो और कुछ खा पी लेना। तो कुछ वैसा ही हाइड्रोजन बॉन्ड इससे बनाना है, ये पानी में जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये पीछे जो यार दोस्त हैं उनको भी लेकर के जाएगा कि चलो तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा जो है बिस्किट नमकीन खा लेना। ये भी इनको लेकर के जाएगा, ये भी इनको लेकर जाएगा। तो ये पीछे की कार्बन चेन जितनी बड़ी हो जाएगी, कार्बन चेन पानी में सॉल्युबल नहीं होता, ये पानी में सॉल्युबल है, तो इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा घुलेगा, ये कम घुलेगा, ये और कम घुलेगा, ये और कम घुलेगा। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बड़ा होता जाएगा हम लोग देखते हैं कि पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि पानी में ये वाला पार्ट जाना चाहता है, ये वाला पार्ट नहीं जाना चाहता। ये इसको जबरदस्ती अपने साथ घसीट करके ले जा रहा है। तो छोटा रहेगा तो घसीट ले जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा तो अच्छे से नहीं खींच पाएगा, और इस वजह से पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो बस इस क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कशन करके अब रुकेंगे। तो हम लोगों ने दो तरह के फोर्सेज को समझा, वान डेर वाल्स फोर्सेज को समझा और हाइड्रोजन बॉन्ड को समझा, और ये समझा कि ये फोर्सेज जो है क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को एक साथ पकड़ करके रखने में हेल्पफुल होते हैं। अदरवाइज जैसे तुम पानी का एक ग्लास देखते हो, उस ग्लास में ढेरों ढेरों मॉलिक्यूल्स हैं, अरबों खरबों, तुम जितना भी काउंट कर सको तुम्हारी काउंटिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है, वो सब एक साथ कैसे? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरह से जो भी चीजें तुम देखते हो, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, मॉलिक्यूल्स एक साथ इसलिए रह पाते हैं क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कभी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और कभी वान डेर वाल्स फोर्सेज होंगे। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न रहे तो मॉलिक्यूल साथ में नहीं रहेंगे। तो बस इसी के साथ ये क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक पर। तब तक हमारी तरफ से बाय बाय।